नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी निकाय चुनाव की तैयारियां पूर्ण। बोनस को लेकर आंदोलनरत हुए मजदूर। ट्रांसपोर्टरों ने सब एरिया मैनेजर पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कोरबा कलेक्टर द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां मतदाता सूची का प्रकाशन, नाम जोड़ना व नाम हटाना, नाम सुधार को लेकर हर वार्ड में कैंप लगाए जाने की बात कही गई, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। अभी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों के निर्वाचन होने हैं, जिसमें नगर पालिका के निर्वाचन होने हैं और ग्राम पंचायतों के, जनपदों के और जिला पंचायत के निर्वाचन होने हैं। उसके लिए मतदाता सूची की तैयारी की गई है और मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन नगर पालिका निर्वाचन के कॉन्टेक्स्ट में आज किया जा रहा है। ये प्रकाशन 7 दिनों का होगा। 23 तारीख को इस प्रकाशन की अंतिम तारीख होगी। वैसे ही जनपद के लिए, जिला पंचायत के लिए और ग्राम पंचायतों के लिए जो मतदाता सूची तैयार हुई है उसका प्रकाशन 23 तारीख को किया जाएगा और उसके प्रकाशन की अंतिम तारीख रहेगी 29 तारीख। और इस पूरी प्रक्रिया में जो दावा आपत्ति प्राप्त होंगे उन सब का परीक्षण करने के बाद, निराकरण करने के बाद अंतिम प्रकाशन जो किया जाएगा, जिसके आधार पर चुनाव होंगे, उसके लिए नगरीय निकायों के लिए अंतिम तारीख दी गई है 22 नवंबर और पंचायत चुनावों के लिए दी गई है 29 नवंबर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी से संबंधित विषयों पर, दावा आपत्ति प्राप्त करने की रीति क्या होगी, कौन कौन से प्रपत्र हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ मतदाता सूचियों का अवलोकन किया जा सकता है, इसकी जानकारी किया गया। सर, जनवरी के बाद जो 18 साल के हुए हैं उनको लेके कुछ नई गाइडलाइन है? गाइडलाइन नहीं है, ये कानून में ही है। नगरीय निकायों के और स्थानीय निकायों के, पंचायतों के जो मतदाता सूची है उसमें क्वालिफाइंग डेट जिसको कहा जाता है, अर्हता तारीख, वो अर्हता तारीख 1 जनवरी 2024 की है। तो 1 जनवरी 2024 को जिन मतदाताओं ने अपनी उम्र 18 साल पूरी कर ली है वो इसमें पात्र होंगे। उसके बाद 18 साल पूरी करने वाले मतदाता, यद्यपि उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में हो, वो इन मतदाता सूची में पात्र नहीं होंगे, उनके नाम इसमें नहीं जोड़ेंगे। जनता सर ये जानना चाहती है कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों एक साथ होंगे या अलग अलग? अभी पूरी तरह से ये कहना संभव नहीं है, मगर आयोग जो बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन राज्य शासन को दी गई है। उसके हिसाब से उन्होंने अनुशंसा की है कि दोनों चुनाव एक साथ किए जाएं। राज्य शासन और आयोग दोनों के द्वारा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। श्रमिकों के बोनस सहित विद्युत कर्मचारियों के पदोन्नति व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर मजदूर संगठन BMS के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। CSB दर्री स्थित मुख्य गेट के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन में आगामी 23 तारीख के भीतर सभी मांगों को पूर्ण करने की बात कही गई। वहीं मांगे पूर्ण न होने पर और भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी उत्पादन में जो ठेका श्रमिक हैं और संगठित मजदूर हैं, इनकी समस्याओं को लेकर के एक जंगी प्रदर्शन आज हम लोग कोरबा वेस्ट मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने में रखे हैं। और हम लोगों ने मांग किया हुआ है कि 23 तारीख के पहले ठेका मजदूरों का बोनस का भुगतान 7,000 रुपये होना चाहिए और संगठित मजदूरों का भी OPS का जो मुद्दा है, तकनीकी भत्ता है, प्रमोशन का मुद्दा है, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर के आज सांकेतिक यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। और मंडल प्रबंधन को हम लोगों ने चेतावनी दिया है कि 23 तारीख के पहले इन सभी समस्याओं का हल किया जाए, अन्यथा हम लोग 23 तारीख को रायपुर विद्युत कंपनी के मुख्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। यदि 22 तारीख तक सभी श्रमिकों को, ठेका श्रमिकों को बोनस का भुगतान नहीं हुआ, शासकीय दर पर भुगतान नहीं हुआ और जो संगठित मजदूर हैं उनका OPS का मुद्दा, तकनीकी भत्ता और प्रमोशन का मुद्दा, इन सब को लेकर के हम लोगों ने मांग को रखा है। 22 तारीख तक यदि नहीं हुआ तो 23 तारीख को एक जंगी प्रदर्शन
मंडल मुख्यालय में होगा। एसीसीएल के रानी अटारी विजय वेस्ट कोल ब्लॉक में ट्रांसपोर्टरों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है कि एसीसीएल के सब एरिया अधिकारी जानबूझकर स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को दरकिनार कर अन्य जगहों से आए ट्रांसपोर्टरों को ऊंचे कीमत पर कोयले की लिफ्टिंग का भाव दे रहे हैं, जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जिससे त्रस्त होकर ट्रांसपोर्टरों ने जिलाधीश से शिकायत की। हमारी कुछ मांगे थी जिनके निराकरण हेतु हमने कलेक्टर साहब से आवेदन लगाया था। उन्होंने हमको आज बुलवाया था कि ट्रांसपोर्टर और यूनियन वालों के साथ में मीटिंग लेंगे करके और समस्या का समाधान करेंगे। तो ट्रांसपोर्टर एक भी नहीं, एक ट्रांसपोर्टर आया और सवेरिया साहब आए, बाकी यूनियन के सभी सदस्य आए थे, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को गरज नहीं पड़ी, वो नहीं आए। क्या समस्या था? समस्या है कि हमारी जो गाड़ी है, हम लोकल आदमी हैं वहाँ की, तो उसको प्राथमिकता दें और हमारी गाड़ियों को लगाएं अपने खदान में, रोड सेल में, और उचित भाड़ा प्रदान करें। तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं? कम भाड़ा की गाड़ियों को लगाते हैं, बाहर वाली गाड़ियों को लगाते हैं। कौन से खदान? रानी अटारी विजय वेस्ट। क्या मांगे आप लोग? हम लोग की मांग है कि हमारी गाड़ियों को प्राथमिकता मिले और उचित भाड़ा मिले। तो कुछ आश्वासन मिला आज कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले हैं कि उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग सवेरिया साहब को सौंपे हैं कि करवाएं, और उससे अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम इंटरफेयर करेंगे। एसीसीएल से हम लोग जो हमारे यहाँ माइंस है, जो रानी अटारी बीजट, वो हमारे साथ जो है शोषण कर रहे हैं। जैसे हम लोग की जो है गाड़ियाँ हैं और उससे जो है भाड़ा जो है हमको कम दर पर दिया जा रहा है और मार्केट की गाड़ियों को लगाया जा रहा है, और लोकल जो ऑनर है, ट्रक ऑनर है, उनको जो है प्राथमिकता ना देके जो है बाहरी की जो गाड़ी है उनको लगाया जा रहा है। और भाड़ा हमको जो बातचीत किए थे ट्रांसपोर्टरों के बीच में, जो बैठक हुई थी, और वो बातचीत करके जो है उसको ना मानकर उसको जो है 200 रुपये कम करके जो है भाड़ा डाला जा रहा है, और जो 200 रुपये टन में कम कर भाड़ा डाला जा रहा है। और वहाँ पे जो एसीसीएल में जो लोडर है, प्राइवेट लोडर है, और जिनका लोडर चार्ज है जो वो काफ़ी अधिक है, बाकी माइंसों में सभी जगह कम है, और बिल्टी कमीशन जो है वहाँ पे वो भी ज़्यादा है। उससे परेशान होकर, प्रताड़ित होकर हम जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे, जिसमें समाधान में जो है माइनिंग ऑफिसर जो है हम लोग के सभी ट्रक ऑनर के साथ बैठक किए, और जिसमें ये समाधान निकाला गया कि भाई एक बार जो है आपके लोग, सभी लोगों के साथ बैठक करके जो है ट्रांसपोर्टरों के साथ आपका इस विषय में जो भी है समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन हम लोग का जो है था 17 तारीख को हम लोग को जो हड़ताल करने का था वहाँ पे रानी अटारी बीजा माइंस में, तो उसी सिलसिले में जो है 16 तारीख को ही कलेक्टर साहब के आदेश में जो है आज बैठक हुआ। लेकिन हम लोग का जो मेन समस्या था वो पूरा नहीं हो पाया है, और इसमें जो है हमारे जो माइंस के जो सवेरिया साहब हैं वो पूरे तरह से इसमें जिम्मेदार हैं, और उनकी संलिप्तता में ये काम हो रहा है, और वो उनको कमीशन दिया जा रहा है। इस वजह से वो ट्रांसपोर्टरों के पक्ष में बात करते हैं, और हमारे हित के लिए कोई नहीं सोचता, ना कोई है, और हमारी गाड़ियां हैं किस्त नहीं पट पा रही है इसी वजह से। और हम लोग जो है लोकल आदमी जो है उसके माइंस का फायदा ना उठा के हमारी गाड़ी जो है आज जो है खींच रही है, जो बैंक से लोन लिए हैं हम लोग जो है, और बहुत परेशान है हम लोग। अब ऐसा नौबत आ गया है कि हम लोग जो है कुछ गलत कदम उठा ले, फांसी लगाने की नौबत आ गई है। माइंस वालों से आपने बात की और गाड़ी नहीं लगाते, क्या बोलते हैं वहाँ से? माइंस वाले का कहना ये है कि आप लोगों की गाड़ी लगाते हैं, कुछ ना कुछ समस्या बता के जो है टाल दिया जाता है, और कोई बात नहीं है। और मेन समस्या ये है कि भाड़ा का जो है, भाड़ा जो है हम लोग का ज़्यादा है, यूनियन का जो है, तो उसको ना लगा के जो है वो मार्केट की गाड़ी लगाते हैं, ताकि जो है मार्केट की गाड़ी कम भाड़े में जो है वहाँ उपलब्ध हो जाती है। इस वजह से प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग यही है कि हमारी गाड़ी, जो हमारे जो यूनियन के लोग हैं, हम लोग जो लोकल लोग हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता मिले, गाड़ियों को जो है गाड़ी अंदर जाए, लगे वहाँ पे जो है, और जो उचित भाड़ा है जो वो मिले, बस यही मांग है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ जिले के श्रद्धालुओं को भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में दर्शनार्थियों का आगामी जत्था नवंबर माह के 6 तारीख को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगा, जिसके लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन लॉटरी पद्धति से किया गया है। वहीं यह संपूर्ण यात्रा प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। अयोध्या दर्शन, जो श्री रामलला दर्शन के लिए जो योजना है,
ये अभी तक से 5 बार हम लोगों ने यहाँ से कोरबा जिले से 5 बार 146 तीर्थयात्री यहाँ से जा चुके हैं। और इसकी प्रक्रिया के लिए यह है कि इसमें ना 18 साल से लेकर 75 साल तक के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। निगम एरिया नगर निगम से शहरी इलाकों में हम लोग को अगर करना है आवेदन तो निगम में वो लोग आवेदन दे सकते हैं, और अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो जनपदों में वो लोग सचिव के माध्यम से जनपदों में वो लोग अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन जब दिए जाते हैं तो उसके बाद पूरी समिति के समक्ष में लॉटरी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उन लोगों का चयन किया जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधि और स्वयं जिन्होंने आवेदन किया है वो भी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। उनके समक्ष ये पूरा लॉटरी सिस्टम किया जाता है। अभी तक कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अभी जो जाने वाले हैं उनका क्या अभी चल रहा है? अभी तक 5 बार 146 लोग हमारे ज़िले से जा चुके हैं, और अभी अगली माह 6 नवंबर को फिर से जाने वाली यात्रा होने वाली तीर्थ यात्रा का हमारे पास आया हुआ है, पूरा चार्ट आया हुआ है। और उसके बाद दिसंबर में भी एक बार और जाने के लिए अभी से पहले से हमारे पास एक चार्ट आया हुआ है। जो दर्शन करने जाते क्या उनको कोई शुल्क लगता है? जो दर्शन करने जाते हैं उनके निगम से और जनपदों से एक तो अनुरक्षक हम लोग के जो सरकारी उसमें रहता है अनुरक्षक साथ में जाते हैं, और साथ में ही उनको पूरा वहाँ IRCTC और टूरिज़्म की तरफ से उनको वहाँ पर पूरा रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, उनका आना जाना पूरा सारी व्यवस्था उन लोग की वहाँ पर होती है। उन लोगों को अपना स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है, ताकि अगर बीच में उन लोग की तबीयत किसी कारणवश खराब ना हो। शुल्क थोड़ी देना पड़ता है इसके लिए कुछ? नहीं, एकदम निःशुल्क है ये, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। इनफैक्ट आवेदन के लिए भी कोई आवेदन पत्र का भी कोई शुल्क नहीं है इसमें। पर मंथ जा रहे हैं तो अभी आगे की कब तक की योजना चलने वाली है? अभी तक हमारे पास जो जितना भी चार्ट आया है उसमें दिसंबर तक का इसमें बताया गया है। इसके आगे का भी हमारे पास कोई कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं आई है। अपने अल्पकालीन कार्यकाल के दौरान कोरबा जिला का कमान संभालने वाले पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा पत्रकारों से रूबरू होते हुए कोरबा जिले से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। इस दौरान जिले के पत्रकारों को समाज का एक महत्वपूर्ण आईना बताते हुए पुलिस परिवार का सदस्य बताया। 12 दिनों तक कोरबा जिला का कमान संभालने वाले एसपी कुकरेजा की कार्यशैली की सराहना भी हुई। खासकर त्योहारी सीजन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, और ये प्यार मेरा आप जो दिखा रहे हैं अभी का नहीं, ये मेरी पुरानी एक तरह से कोरबा की कमाई है, और ये आप लोगों का स्नेह है। तो ये आप लोगों ने, और मैं समय समय पर आप लोग मुझसे सभी संपर्क में रहते हैं। जायसवाल जी मुझे हर महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार फ़ोन करते हैं। आप भी वरिष्ठ सदस्य जितने बैठे हुए हैं जो मेरे पुराने मित्रगण हैं, तो लगातार एक जीवंत संपर्क बना हुआ है। और उस समय की जो पोस्टिंग थी, जब हम लोग CSP थे, तो उस समय पुलिस का बल कम रहता था, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की मदद से सॉल्व हो जाती थी। आप लोग एकदम जागरूक रहते थे। आप लोगों की जो पत्रकारिता है हमेशा सकारात्मक रही है, जैसा कि अभी राजन भाई ने बताया है, और मैं उसको अनुभव भी किया था। और यहाँ से जाने के बाद जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही थी, मैं हमेशा प्रेस वालों को बोलता था, यार कोरबा में जो मुझे सहयोग मिला था ना प्रेस का, वो कहीं नहीं मिला। मैं आज भी बोलता हूँ उसको। तो ये आप लोग ने जो उस समय पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे, और आज भी वैसे ही हैं। जितने आप सीनियर लोग हैं, देख रहा हूँ पुराने चीज़ों को तो कोई नहीं बदला है। पार्किंग की समस्या है, कहीं कुछ अपराध हो गया है, तो वो चीज़ें हमारे संज्ञान में आप लोग डालते हैं। मैं मानता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन आप चीज़ों को लिखते हैं, उस चीज़ों के लिए हमारे लिए एक उसमें कुछ कार्य करने के लिए उसमें निर्देश भी रहता है, और हमको लगता है कि यहाँ हमारी कुछ कमी है तो हम उसको सुधार रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो मीडिया है उसका बहुत अच्छा रोल रहता है, मार्गदर्शक रोल रहता है मीडिया का। मैं हमेशा मानता हूँ सकारात्मक कोई भी कार्य करें, चाहे शासकीय कार्य करें, चाहे पुलिसिंग करें, समय रहते आप लोग भी मुद्दों को उठाते रहते हैं, जो मुद्दे बाद में बड़े गंभीर हो जाते हैं। उससे कानून व्यवस्था की विकट समस्या आ जाती है। तो अभी मैं लगातार जब भी यहाँ पे मुख्यालय में रहा, मैं हमेशा जो कोरबा वाला केस था उसको मैं देख रहा था, और मैंने कुछ साथियों के साथ चर्चा भी की थी कि आपने इन मुद्दों को उठाया। मैंने अपने जो संबंधित मेरे जो मातहत अधिकारी हैं, मैंने उनको ठीक करने का निर्देश भी दिया है। जहाँ जहाँ पे भी जाम लग रहा था, जहाँ पे अवैध पार्किंग हो रही थी या कुछ अपराध से संबंधित कुछ मुद्दे थे,
उनको भी हमने गंभीरता से लिया और संज्ञान में लिया उसको। तो आप लोग हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में मीडिया जो रहती है वो प्रशासन के रहती है, मेरा ये मानना है। और पूर्व से भी मेरा ऐसा अनुभव रहा था, उस समय भी बहुत सारी चीज़ें होती थी तो आप लोगों के साथ में हम लोग डिस्कस करते थे और बड़ा अच्छा उसमें एक रिजल्ट आता था। और ऐसा ही आप लोग सहयोग करते रहिए पुलिस तो आपके लिए सब वही है। जिले में आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने जिला पुलिस की यातायात शाखा द्वारा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोसाबाड़ी स्थित निर्मला स्कूल में यातायात विभाग द्वारा विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने यातायात नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। नहीं, इसमें नेशनल हाईवे का रूल्स है, कोई भी जानवर उसको चढ़ना नहीं है, उनको दूरी बना कर रखे जाते हैं। उसमें जानवर हटाने के लिए आदमी लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी जानवर ऐसे घुस जाते हैं, ऐसा करना मना है। उनके अथॉरिटी के ऊपर है, अथॉरिटी कहा गया है कि कोई भी जानवर उसमें नहीं जाना है। आपका निर्धारित गति में आपको वाहन चलाना है। जैसे आपको लिखा रहता है नेशनल हाईवे रोड है तो आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है। अगर आप शहर में चल रहे हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है, जिसमें एक्सीडेंट न हो। आमने सामने की टक्कर अगर हो जाता है 100 किलोमीटर की रफ्तार से अगर चल रहे हैं तो 14 मंजिला इमारत गिरने के बराबर हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से 7 किलोमीटर की रफ्तार से रहता है, समझ लीजिए आपको वहीं पर पार्किंग करना है। जहाँ निर्धारित पार्किंग है आपको वहीं पर पार्किंग करना है। पार्किंग के ऊपर बात करते हैं, ट्रेंगुलर पार्किंग होता है और पैरेलल पार्किंग होता है। आप देखेंगे जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर वहाँ उतार जाइए और उसको उठा लीजिए और पीठ के तक उसको लेटा दीजिए। जो भी रहता है उल्टी वगैरह दांत वगैरह पूजा रहते हैं उसको निकाल निकालिए और मुँह से मुँह उसको आप सांस दीजिए। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लाल मैदान दुर्गा पूजा उत्सव समिति द्वारा भव्य जसगीत जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश की सुप्रसिद्ध जसगीत गायिका अलका चंद्राकर ने अपने मधुर भजनों से सबका मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे।
कोरबा में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर में सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। श्री शिव औषधालय द्वारा आयोजित इस शिविर में चित्रकूट की प्रसिद्ध दिव्य औषधि का निःशुल्क वितरण किया गया, जो श्वास रोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है। डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से श्वास दमा संबंधी रोगों से निजात पाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि संयम और नियम से इस दिव्य औषधि का सेवन करने से दमा रोगी को रोग से मुक्ति मिल सकती है। मैं 20 साल से अस्थमा से पीड़ित था और ये पिछले 2 साल से ले रहा था, ये तीसरी बार लूँगा। तो 2 साल पहले तक मैं सीढ़ी चढ़ने या पैदल चलने में भी पूरा हाँफ जाता था, दौड़ तो पाता ही नहीं था। जब पहली बार लिया तो मैं इन्हेलर जो एक दिन में 10 से 12 बार लेता था, वो घट के 3 से 4 बार आ गया था। उसके बाद जब दूसरे साल लिया उसके बाद 1 या 2 बार होता था। और अभी स्थिति ये है कि जेब में इन्हेलर रहता है, हफ्ता 10 दिन में 1 आध बार बस यूज होता है। तो इतना फ़ायदा मिला है और सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। आराम से मैं खेलता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आता। ये दवा इस साल ले रहा हूँ तो 4 साल हो जाएगा। जब शुरू में खाया था पहले मुझे दमा और सांस लेने में परेशानी जाती थी, अब वो सब ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जब इसको खाया ना तो अब तो ऐसा है, हमारे जो घर में 4-5 आदमी खा रहे हैं लगातार, अभी अच्छा है। अभी कोई कभी मतलब 2 साल से हो गया हमको सर्दी भी नहीं हुआ है, कोई एलर्जी भी नहीं है, अच्छा लग रहा है और एकदम फ्रेश रहता हूँ। पहले काम करता थक जाता था, सांस भर जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से काम कर लेता हूँ। जैसे बालू वालू चढ़ाना है छत के ऊपर तो चढ़ा लेता हूँ और एकदम फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ये दवाई खाया हूँ तो अब ये 4था बार हो गई इस बार। नहीं 4 साल से रह रहे हैं, 4 साल पहले क्या परेशानी थी आपको? सांस मतलब वही सांस फूल जाता था, खांसी आती थी, एकदम बलगम गिरता था दमा जैसे, सुबेरे और शाम के 2 टाइम पे एकदम खांसी आती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और अब 4 साल से परेशानी नहीं है? नहीं है, जब से इसको लिया हूँ ना तो इसके बाद में नहीं हुआ है। इसमें जो बताए हैं खाने पीने के लिए वही नियम से खाता हूँ। तो आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर शरद पूर्णिमा में सेवन की जाने वाली दमा के लिए औषधि निःशुल्क दी जा रही है, उसके संबंधित उस श्वास रोग के लिए निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन यहाँ श्री शिव औषधालय MIG 20 RP नगर फेज 2 में किया गया है। इसमें श्वास संबंधी दमा जो शरद पूर्णिमा के दिन औषधि दी जाती है उसको यहाँ निःशुल्क दे रहे हैं। साथ ही उससे संबंधित जैसा उसका नियम है उससे संबंधित एक पत्रक भी उनको प्रदान कर रहे हैं और उसको संबंधित जानकारी भी दे रहे हैं, जिससे वो नियम पूर्वक दवा लेकर उसकी विधि पूर्वक सेवन करके इस रोग से मुक्ति पा सके। क्योंकि जैसा लोगों में भ्रांति है कि दमा दम के साथ जाता है, तो ये दमा जो है दम के साथ नहीं जाता, बल्कि इस औषधि के नियम पूर्वक विधि पूर्वक सेवन करने से दमा का ही दम निकल जाता है और दमा रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी जागरूकता को लेकर आज इस शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसमें अभी लगभग 250 से 300 लोग तो यहाँ से दवाई ले जा चुके हैं और अभी कंटिन्यू शिविर चल रहा है, तो उम्मीद है कि 500-700 लोग लाभान्वित होंगे इससे प्रतिवर्ष की।
नशे के खिलाफ कोरबा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बालको थाना अंतर्गत लालघाट क्षेत्र में लगभग 500 लीटर महुआ का शराब व भारी मात्रा में महुआ लहान को जब्त किया गया। वहीं घटना स्थल से मिले शराब निर्माण के बर्तनों को नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 आरोपी भागने में सफल रहे। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बुझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? नहीं पता, आइडिया नहीं है आपको? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोणार्क में, जहाँ पे कोणार्क है शायद वहाँ पे पहले निकलता है। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है आज के लिए। ओके, थैंक यू। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? केरला। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? आई डोंट नो। ओके, चलो ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? चंद्रभागा मैडम, नहीं उड़ीसा। सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, पर आपका जवाब सही नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैडम साफ रखें, स्वच्छ रखें देश को, कोरबा को, भारत को। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? नहीं पता? कौन से स्कूल में हो आप? लिटिल लैम्प इंग्लिश स्कूल। ओके, कौन से क्लास में हो? 8th। और कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? मैथ्स। मैथ्स, अच्छा ठीक है। ओके, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? गुजरात। गुजरात। नहीं मैम, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। उड़ीसा। उड़ीसा नहीं सर। कोणार्क मंदिर में तो सबसे पहले सूर्य का एंट्रेंस होता है ना। नहीं, उधरी साइड है शायद, गुजरात के साइड। नहीं मैम। चलिए ठीक है, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? उनसे पूछ लीजिए। हाँ, एजुकेट और होना है, और एजुकेशन को जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना बेटर होगा, इकोनॉमिकली भी, और सेफ्टी भी वैसे ही रहेगा क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? शायद अंबिकापुर। नहीं सर, आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहूँगी, थोड़ा सा अप टू डेट रहना चाहिए हमें भी। ओके सर, थैंक यू। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। आर यू श्योर? आपका नाम? ईशान। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। हाँ, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको जीत? बहुत अच्छा है। मैं फिजिक्स वाला में ही और जाता भी हूँ कोचिंग। अच्छा, हाँ। ओके। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बस फिजिक्स वाला जाइए और गिफ्ट पाइए। ओके, थैंक यू। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। आर यू श्योर? श्योर, हाँ, अरुणाचल प्रदेश ही। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपका नाम?
अंजलि तिवारी। और हमारा जो गिफ्ट है वो पहले विजेता को दिया जा चुका है। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, बहुत अच्छा है, सबको देखना चाहिए। इसमें क्या है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और ऐसे और भी कार्यक्रम होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत में अरुणाचल प्रदेश। आर यू श्योर सर? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। ओके, आपका नाम? विकास शुक्ला। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट था वो पहले विजेता को दिया जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारा कोरबा शहर बहुत प्यारा शहर है और मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर ऐसी प्यारा रहे, बढ़िया स्वच्छ रखें और सुंदर बना के रखें शहर को। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। आर यू श्योर? आपका नाम? पुष्पा महंत। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट जो हमारा गिफ्ट है वो पहले विजेता को दिया जा चुका है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। आर यू श्योर? यस मैम। आपका नाम? अजय तिवारी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, पर जो हमारा गिफ्ट था वो पहले विजेता को दिया जा चुका है। कोई बात नहीं। तो आप यहाँ कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, प्रदूषण से दूर रहें और हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? जिसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है ईशान जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।